नमस्कार दोस्तों, बीटू की कहानी में आपका स्वागत है। सूरज पुलिस स्टेशन के बाद होते हुए घर पहुंचे थे। बहुत थक गए थे, शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थके थे। शारीरिक श्रम जीवन में प्रतिदिन करना ही पड़ता है, परंतु पिछले 1 महीने से सूरज के जीवन में शारीरिक व मानसिक श्रम की मात्रा थकान की हद तक बढ़ गई थी। घर पर पत्नी शांति उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, प्रतिदिन करती थी। उनके आते ही जिज्ञासा से पूछती है, कुछ पता चला? आज भी वही प्रश्न हवा में उछला। पत्नी को उत्तर पता था। सूरज के चेहरे की थकी उदास भंगिता ही बता रही थी कि कुछ पता नहीं चला था। सूरज सोफे पर गिरते से बोले, नहीं, परंतु आज पुलिस ने एक नई बात बताई। वह क्या? पत्नी का कलेजा मुंह को आ गया। जिस बात को स्वीकार करने में सूरज और शांति इतने दिनों से डर रहे थे, कहीं वही सच तो सामने नहीं आ रहा था। कई बार सच जानते समझते हुए भी हम उसे नकारते रहते हैं। वे दोनों भी दिल की तसल्ली के लिए झूठ को सच मान कर जी रहे थे। हृदय की अतल गहराइयों से वे मान रहे थे कि सच वह नहीं था जिस पर वे विश्वास बनाए हुए थे, परंतु जब तक प्रत्यक्ष नहीं मिल जाता, वे अपने विश्वास को टूटने नहीं देना चाहते थे। पत्नी की बात का जवाब न देकर सूरज ने कहा, एक गिलास पानी लाओ। शांति को अच्छा नहीं लगा। वह पहले अपने मन की जिज्ञासा को शांत कर लेना चाहती थी। पति की परेशानियों और उनकी ज़रूरतों की तरफ आजकल उसका ध्यान नहीं जाता था। वह जानबूझकर ऐसा नहीं करती थी, परंतु चिंता के भंवर में फंसकर वह स्वयं को भूल गई थी। पति का ख्याल कैसे रखती? जल्दी से पानी का गिलास लाकर पति के हाथ में थमाया और फिर पूछा, क्या बताया पुलिस ने? पानी पीकर सूरज ने गहरी सांस ली, फिर लापरवाही से कहा, कहते हैं कि अब हमारा बेटा जीवित नहीं है। शांति उनको पकड़कर रोने लगी। वे उसको पीछे के कमरे तक लाएं और बिस्तर पर लेटाकर बोले, रोने से क्या फायदा शांति? इस सच्चाई को हम स्वयं नकारते आ रहे थे, परंतु अब हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। शांति उठकर बिस्तर पर बैठ गई। क्या उनको कोई सबूत मिला है? हाँ, ऋतिक के जिन दोस्तों को पुलिस ने पकड़ा था, उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने ऋतिक को मार डाला है। सुनकर शांति और तेजी से रोने लगी। इस बार सूरज ने उसे चुप कराने का प्रयास नहीं किया, बल्कि आगे बोलते रहे, लाश नहीं मिली है, पुलिस ने कुछ हड्डियां बरामद की है, उनसे पहचान असंभव है। शांति का विलाप सिसकियों में बदल गया, फिर नाक सुकड़ती हुई बोली, हो सकता है वे ऋतिक की हड्डियां न हो। हाँ, संभव है, इसलिए पुलिस उनका डीएनए टेस्ट करके पता करेगी कि वे ऋतिक के शरीर की हड्डियां हैं या किसी और व्यक्ति की। उन्होंने हमें कल बुलाया, हमारे ब्लड सैंपल लेंगे। ब्लड सैंपल? शांति चौंक गई। उसने आतंकित भाव से सूरज को देखा। सूरज ने आश्वासन देते हुए कहा, इसमें डरने की क्या बात है? ब्लड सैंपल देने में कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं, लेकिन शांति का स्वयं हर कांप रहा था। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। डीएनए मिलेगा तो हमारा ऋतिक होगा, नहीं मिलेगा तो कोई अनजान व्यक्ति होगा। सूरज के कहने पर के बावजूद शांति के चेहरे से भय का साया नहीं गया। उसका हृदय ही नहीं, पूरा शरीर कांप उठा। उसके शरीर का कंपन सूरज ने भी महसूस किया। उन्होंने समझा, बेटे की मृत्यु से शांति विचलित हो गई है। उन्होंने उसको दवा देकर बिस्तर पर लिटा दिया। नींद कहाँ आनी थी, परंतु सूरज उसे अकेला छोड़कर डाइनिंग रूम में आ गया। सोफे पर अधलेटे से होकर वे अतीत के जाल में उलझ गए। सूरज का पारिवारिक जीवन काफ़ी सुखमय रहा था, परंतु मनुष्य के पास जब धन, वैभव और वैचारिक संपन्नता हो तो उनके जीवन में आने वाले छोटे मोटे दुख, कष्ट और तकलीफ़ें कोई मायने नहीं रखती। उनके पिताजी केंद्र सरकार की सेवा में उच्च अधिकारी थे, माँ एक वकील थी। उनकी शिक्षा शहर के अच्छे से अच्छे अंग्रेजी स्कूल और फिर नामचीन कॉलेज में हुई थी।
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने भी प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की और आज राजस्व विभाग में उच्च अधिकारी थे। उनकी पत्नी शांति भी उच्च शिक्षित थी, परंतु वह नौकरी नहीं करती थी। वह समाज सेवा और घूमने फिरने की शौकीन थी। शादी के बाद जब उनका उठना बैठना सूरज के सीनियर अधिकारियों की बीवियों के साथ हुआ तो उसकी पहचान का दायरा बढ़ा और वह शहर के कई क्लबों और सभा समितियों में की सदस्यता बन गई थी। सूरज खुले विचारों के शिक्षित व्यक्ति थे। वो पत्नी की आधुनिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वह पत्नी के घूमने फिरने, अकेले बाहर आने जाने पर ऐतराज नहीं करते थे। पत्नी के चरित्र पर वे पूरा भरोसा करते थे। शादी के 6 साल तक उनके घर बच्चे का पदार्पण नहीं हुआ। सूरज इच्छुक थे, परंतु शांति नहीं चाहती थी। शादी के तुरंत बाद वह बच्चा पैदा करके अपने सुंदर सुगठित शरीर को बेडौल नहीं करना चाहती थी। वैसे भी वह घर को और पति की तरफ अधिक ध्यान नहीं देती थी। इसके बजाय वह किटी पार्टियों व क्लबों में रमी खेलने में ज़्यादा रुचि रखती थी। वह सूरज के माता पिता जीवित थे, परंतु शांति अपने ऊपर किसी का प्रतिबंध नहीं चाहती थी। वह वैचारिक और व्यवहारिक स्वतंत्रता की पक्षधर थी, इसलिए बाहर आने जाने के मामले में वह किसी की बात नहीं सुनती थी। सूरज बेवजह घर में कोई झगड़ा नहीं चाहते थे, इसलिए पत्नी को कभी टोकते नहीं थे। उनका मानना था कि एक बच्चा होते ही वह घर और बच्चों की तरफ ध्यान देने लगेगी और तब तक क्लब की मौज मस्ती और किटी पार्टियां भूल जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका। शादी के 6 साल बाद उनके यहाँ बच्चा हुआ तो भी शांति की आदतों में कोई सुधार नहीं आया। कुछ दिन बाद ही उसने क्लबों की पार्टियों में जाना प्रारंभ कर दिया। बच्चा आया, मेड और सूरज के भरोसे पलने लगा। जब तक सूरज के माता पिता जीवित रहे तब तक उन्होंने ऋतिक को संभाला, परंतु जब वह 10 साल का हुआ तो उसके दादा दादी एक एक कर दुनिया से चल बसे। बच्चा स्कूल से आ कर घर में अकेला रहता, टीवी देखता या बाल पत्रिकाएं पढ़ता, जिनको सूरज खरीद कर लाते थे ताकि ऋतिक का मन लगा रहे। वह आया से भी बहुत कम बात करता था। शाम को सूरज घर लौटते तो उसका होमवर्क पूरा करवाते, कुछ देर उसके साथ खेलते और खाना खिलाकर सुला देती। रात के 10 बजने के बाद कहीं शांति किटी पार्टियां या क्लब से लौट कर आती, तब उसे इतना होश न रहता कि वह ऋतिक के साथ 2 शब्द बोलकर उसके ऊपर ममता की 2 बूंदें टपका सके। उसने तो कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि उसका पेट जाया बच्चा किस प्रकार पल बढ़ रहा था। उसे कोई दुख या परेशानी है या नहीं, वह माँ के आंचल की ममतामयी छाँव के लिए रोता है या नहीं, वह माँ से क्या कहना चाहता है। कभी शांति ने उससे नहीं पूछा, न ऋतिक ने कभी उसे बताया। उन दोनों के बीच माँ बेटे जैसा कोई रिश्ता था ही नहीं। माँ बेटे के बीच कभी कोई संवाद ही नहीं होता था। धीरे धीरे ऋतिक बड़ा हो रहा था, परंतु शांति उसे क्लब किटी पार्टियों में व्यस्त थी। अब भी वह देर रात को घर लौटती थी। सूरज ने महसूस किया कि ऋतिक भी रात को देर से घर लौटने लगा। घर आते ही वह अपने कमरे में बंद हो जाता है। सूरज मिलने के लिए उसके कमरे में जाते तो वह दरवाज़ा भी नहीं खोलता। पूछने पर बहाना बना देता कि उसकी तबीयत खराब है, खाना भी कई बार नहीं खाया था। सूरज की समझ में न आता कि वह इतना एकांत प्रिय क्यों होता जा रहा है। वह हाई स्कूल में था। सूरज को पता न चलता कि वह अपना होमवर्क पूरा करता है या नहीं। एक दिन सूरज ने उसे पूछ ही लिया कि बेटा, तुम रोज रोज देर से घर आते हो, कहाँ रहते हो और तुम्हारा होमवर्क कैसे पूरा होता है? कहीं तुम परीक्षा में फेल न हो जाओ। पापा, आप मेरी बिल्कुल चिंता न करें,
मैं स्कूल के बाद अपने दोस्तों के घर चला जाता हूँ। उन्हीं के साथ बैठकर अपना होमवर्क भी पूरा कर लेता हूँ। ऋतिक ने बड़े ही आत्मविश्वास से बताया। सूरज को विश्वास तो नहीं हुआ, परंतु उन्होंने बेटे की भावनाओं को आहत करना उचित नहीं समझा। बात उतनी सी नहीं थी जितनी ऋतिक ने अपने पापा को बताई थी। सूरज भी लापरवाह नहीं थे। वे ऋतिक की गतिविधियों पर नज़र रखने लगे थे। उन्हें लग रहा था ऋतिक किसी गलत गतिविधियों में लिप्त रहने लगा था। घर आकर तो लगता उनके शरीर में कोई जान ही नहीं है। वह गिड़गिड़ाता सा लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचता। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें चढ़ी हुई होती और घर पहुंचकर सीधे अपने कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेता। ऋतिक के दरवाज़ा देने पर भी दरवाज़ा न खोलता। दूसरे दिन भी दिन चढ़े तक सोता रहता। यह बहुत चिंताजनक स्थिति थी। सूरज ने शांति से इसका जिक्र किया तो वह लापरवाही से बोली, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? ऋतिक अब जवान हो गया है। अब उसके दिन गुड्डे गुड्डियों के खेलने के नहीं रहे। वह कुछ अलग ही करेगा और उसने सचमुच कुछ अलग करके दिखा दिया, ऐसा जिसकी कल्पना सूरज क्या शांति ने भी नहीं की थी। ऋतिक ने हाई स्कूल जैसे तैसे पास कर लिया, परंतु नंबर इतने कम थे कि किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलना असंभव था। आजकल बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा और कोचिंग आदि की सुविधाएं होने के कारण वे 100% अंक प्राप्त करने लगे थे। कोई स्कोरिंग के कारण 90% अंक प्राप्त बच्चों के एडमिशन भी अच्छे कॉलेजों में नहीं हो पा रहे थे। सूरज ने अपने प्रभाव से उससे जैसे तैसे एक कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया, परंतु पढ़ाई जैसे ऋतिक का उद्देश्य ही नहीं था। उसकी 17-18 साल की उम्र हो चुकी थी। अब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि वह ड्रग्स के साथ साथ शराब का सेवन भी करने लगा था। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्यार और ममता से वंचित बच्चे क्या इतना बिगड़ जाते हैं कि ड्रग्स और शराब का सेवन करने लगते हैं? इससे उन्हें कोई सुकून प्राप्त होता है क्या? अपने बेटे को सुधारने के लिए माँ बाप को यत्न कर सकते हैं। वे सभी सूरज और शांति के किए। ऋतिक के बिगड़ने के बाद शांति के क्लबों में जाना बंद कर दिया था। सोसाइटी की किटी पार्टियों में भी नहीं जाती थी। ऋतिक की लतों को छुड़वाने के लिए सूरज और शांति ने न जाने कितने डॉक्टरों से संपर्क किया। उनके पास ले जाकर गए, दवाएं भी दी, परंतु ऋतिक पर इलाज और काउंसलिंग का कोई असर नहीं हुआ। उल्टे अब उसने घर आना ही बंद कर दिया था। रात वह अपने दोस्तों के घर बिताने लगा था। उसके ये दोस्त भी उसकी तरह ड्रग्स एक्टिव थे और अपने माँ बाप से दूर इस शहर में पढ़ने के लिए आए थे। वह अकेले रहते थे। सूरज के हाथों से सब कुछ फिसल गया था। शांति के पास भी अफसोस करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऋतिक पहले एकाध रात के लिए दोस्तों के यहाँ रुकता, फिर धीरे धीरे इस संख्या में बढ़ोतरी होने लगी थी। अब तो कई बार वह हफ्तों घर नहीं आता था। जब आता था सूरज और शांति उसकी हालत देखकर माथा पीट लेते, कोने में बैठकर दिल के अंदर ही रोते रहते। आंसू नहीं निकलते, परंतु हृदय के अंदर खून के आंसू बहते रहते। अत्यधिक ड्रग्स के सेवन से ऋतिक जैसे हर पल नींद में रहता, लुंज पुंज अवस्था में बिस्तर पर पड़ा रहता। न खाने की सुध, न नहाने और कपड़े पहनने की। उसकी एक अलग ही दुनिया थी, अंधेरे रास्तों की दुनिया, जिसमें वह आंखें बंद करके टटोल टटोल कर आगे बढ़ता रहा था। सूरज के पारिवारिक जीवन में ऋतिक और की हरकतों की वजह से दुखों का पहाड़ खड़ा होता जा रहा था। सूरज जानते थे कि ऋतिक के भटकने की असली वजह क्या थी, परंतु अब वजह को सुधार कर ऋतिक के जीवन में सुधार नहीं लाया जा सकता था। शांति अब ऋतिक के ऊपर प्यार दुलार लुटाने के लिए तैयार थी। इसके लिए उसने अपने शौक त्याग दिए थे, परंतु अब समय उसके हाथों से बहुत दूर जा चुका था, पहुंच से बहुत दूर। इस बात को लेकर किसी को दोष देने का कोई
कारण नहीं था। सूरज और शांति परिस्थिति के समझौते करके किसी तरह जीवन के साथ तालमेल बिठाकर जीने का प्रयास कर रहे थे। तभी उन्हें एक और झटका लगा। पता चला कि ऋतिक समलैंगिक रिश्तों का भी आदी हो चुका था। सूरज की समझ में नहीं आ रहा था यह कैसे जीन्स ऋतिक के खून में आ गए थे, जो उनके खानदान में किसी में नहीं थे। जहाँ तक उन्हें याद है, उनके परिवार में ड्रग्स लेने की आदत किसी को नहीं थी। पार्टी आदि में शराब का सेवन करना बुरा नहीं माना जाता था, परंतु दिन रात पीने की लत किसी को नहीं लगी थी। और अब यह समलैंगिक संबंध सूरज की लाश कोशिशों के बावजूद ऋतिक में कोई सुधार नहीं हुआ। घर से उसने अपना नाता पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसकी दुनिया उसके ड्रग्स एक्टिव और समलैंगिक दोस्तों तक सिमट कर रह गई थी। उनके साथ वह यारी जीवन व्यतीत कर रहा था। बेटा चाहे घर परिवार में नाता तोड़ ले, माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो जाए, परंतु माँ बाप का दिल अपनी संतान के प्रति कभी खट्टा नहीं होता। सूरज अच्छी तरह समझ गए थे कि ऋतिक जिस राह पर चल पड़ा था उसके लौट पाना असंभव था। ड्रग और शराब की आदत छूट भी जाए तो वह अपने समलैंगिक संबंधों से छुटकारा नहीं पा सकता था। इसके बावजूद वे उसकी खोज खबर लेते रहते थे, फोन पर बात करते और मिलकर समझाते, शांति से भी उसकी बात करवाते। वे दोनों ही उसे बुरी लतों से छुटकारा पाने की सलाह देते। सूरज और शांति को नहीं लगता था कि ऋतिक कभी अपनी लतों से छुटकारा पा सकेगा, परंतु नहीं, ऋतिक ने अपनी सारी लतों से एक दिन छुटकारा पा लिया। उसने जीवन जिस तरह से अपनी आदतों से छुटकारा पाया था, इसकी सूरज और शांति को न तो उम्मीद थी, न ही उन्होंने ऐसा सोचा था। एक दिन ऋतिक के किसी मित्र ने सूरज को फ़ोन करके बताया कि ऋतिक कहीं चला गया है और उसका पता नहीं चल रहा है। सूरज तुरंत उस मित्र से मिले। पूछने पर उसने बताया कि वह इन दिनों वह अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर कुछ नए दोस्तों के साथ रहने लगा था। इसी बात पर उन लोगों के बीच झगड़ा और मारपीट हुई थी। उसके बाद ऋतिक कहीं गायब हो गया था। उस मित्र से नाम पता लेकर सूरज उसके नए पुराने सभी दोस्तों से मिले, खुलकर उनसे बात की, परंतु कुछ पता नहीं चला। सूरज ने अनुभव किया कि कहीं न कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ है और हो सकता है ऋतिक के साथ कोई दुर्घटना हो गई हो। दुर्घटना के मद्देनज़र सूरज ने पुलिस थाने में ऋतिक की गुमशुदगी की रपट दर्ज करा दी। जवान लड़की की गुमशुदगी का मामला था, परंतु पुलिस ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। परंतु जब सूरज ने ऋतिक की हत्या की आशंका व्यक्त की और पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात की, तो पुलिस ने मामले को गंभीरता में लिया और ऋतिक के दोस्तों से गहरी पूछताछ की। सूरज लगभग रोज पुलिस अधिकारियों से बात करके तफ्तीश की जानकारी लेते रहते थे। स्वयं शाम को थाने जाकर थाना प्रभारी से मिलकर पता करते। थानेदार ने उनके से कहा भी कि उन्हें रोज थाने आने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ पता चलने पर वह स्वयं उनको फ़ोन करके बुला कर बता देंगे, परंतु सूरज एक पिता थे, उनका दिल न मानता। और आज पुलिस ने संभावना व्यक्त की थी कि ऋतिक की हत्या हो चुकी थी। उसके दोस्तों की निशानदेही पर पुलिस ने कुछ हड्डियां भी बरामद की थी। चूँकि ऋतिक की देह नहीं मिली थी, उसकी पहचान सिद्ध करने के लिए डीएनए टेस्ट जरूरी था। सूरज और शांति का खून लेने के लिए पुलिस ने कल उन्हें थाने बुलाया था। वहां से अस्पताल जाएंगे। रात में फिर शांति ने शंका व्यक्त की, पता नहीं पुलिस की हड्डियां उठाकर लाए हैं और अब उन्हें ऋतिक की बताकर उनकी मौत साबित करना चाहती है। मुझे लगता है हमारा बेटा अभी जिंदा है
हो सकता है जिंदा हो और पूरी तरह स्वस्थ हो, फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार पता हो चले कि हमारे बेटे के साथ क्या हुआ है। वह जिंदा है या नहीं, कुछ तो पता चले। परंतु जंगल से किसी भी व्यक्ति की हड्डियां उठाकर पुलिस कैसे यह साबित कर सकती है कि वे हमारे बेटे की ही हड्डियां हैं। इसलिए तो वह डीएनए परीक्षण करवा रही है, सूरज ने शांति को आश्वस्त करते हुए कहा। दूसरे दिन वे दोनों ब्लड सैंपल देकर आए। 1 महीने के बाद सूरज के पास थानेदार का फोन आया। डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट आ गई, आप थाने पर आकर मिल लें। क्या पता चला? उन्होंने जिज्ञासा से पूछा। आप आकर मिल लें तो अच्छा रहेगा, थानेदार ने गंभीर स्वर में कहा। सूरज ऑफिस में थे, मन में शंका पैदा हुई। थानेदार ने स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताया? उन्होंने शांति को फोन करके बताया कि डीएनए रिपोर्ट आ गई है, वे घर आ रहे हैं, दोनों साथ साथ थाने चलेंगे। घर से शांति को लेकर सूरज थाने पहुंचे। थानेदार ने उनका स्वागत किया। सूरज कुछ घबराई हुई थी, परंतु सूरज ने स्वयं को तटस्थ कर रखा था। किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थी। थानेदार ने सूरज से कहा, आप मेरे साथ आइए। फिर शांति से कहा, आप यहीं बैठिए। सूरज को एक अलग कमरे में ले गए, जहां पर थानेदार ने सूरज से कहा, सर आप बात बहुत गंभीर है, इसलिए केवल आपसे बात बता रहा हूँ। हो सकता है सुनकर आपको सदमा लगे, परंतु सच्चाई से आपको अवगत कराना ही मेरा फर्ज है। डीएनए परीक्षण के मुताबिक जिस व्यक्ति की हड्डियां हमने बरामद की थी, वे ऋतिक की ही हैं। सूरज को यही आशंका थी। उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर पूछा, परंतु उसकी हत्या कैसे और क्यों हुई? उसके जिस दोस्तों को हमने पकड़ा था, उनसे पूछताछ में यही पता चला था कि ऋतिक ने अपने पुराने दोस्तों से संबंध तोड़कर नए दोस्त बना लिए थे। पुराने दोस्तों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उनसे संबंध जारी रखने के लिए कहा तो ऋतिक ने मना कर दिया। यही उसकी हत्या का कारण बना। क्या हत्यारे पकड़े गए? हाँ, वे जेल में हैं। अगले हफ्ते हम अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देंगे। सूरज ने गहरी सांस ली। सर, एक और बात है जो हम आपसे छिपाना नहीं चाहती, क्योंकि अदालत में जिस तरह से आपको पता चल ही जानी है। क्या बात है? भाव से सूरज ने थानेदार के चेहरे को देखा। सर, ऋतिक आपकी पत्नी का बेटा तो है, परंतु वह आपका बेटा नहीं है। थानेदार ने जैसे धमाका किया। सूरज की आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें चक्कर सा आ गया। कुर्सी पर न बैठे होते तो शायद गिर जाते। सूरज कई पल तक चुपचाप बैठे रहे। थानेदार भी नहीं बोला। वह सूरज के दिल की हालत समझ सकता था। कुछ पल बाद सूरज ने शांत स्वर में कहा, थानेदार साहब, जो होना था हो गया। अब ऋतिक कभी वापस नहीं आ सकता, परंतु जिस झूठ को अनजाने में हम सच्चाई मानकर इतने दिनों से जी रहे थे, वह झूठ सच्चाई ही बना रहे तो अच्छा है। यह हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा होगा। क्या मतलब है सर? थानेदार की समझ में कुछ नहीं आया। आप मेरी पत्नी को यह बात मत बताइए कि मुझे पता चल गया है कि मैं ऋतिक का पिता नहीं हूँ। थानेदार सोच में पड़ गया, फिर बोला, जी सर, यही होगा। मैं आपकी पत्नी को गवाह नहीं बनाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा, बाकी मैं संभाल लूँगा। जी सर। सूरज थके उदास कदमों से शांति को कंधे से पकड़कर थाने के बाहर निकले। शांति बार बार उतावली सी पूछ रही थी, क्या हुआ? थानेदार ने क्या बताया? डीएनए परीक्षण से क्या पता चला? क्या वह हमारा ऋतिक ही था? गाड़ी में बैठते हुए सूरज ने शांति के सिर को अपने कंधे पर टिकाते हुए कहा, शांति, तुम अपने को संभालो, वह हमारा ही बेटा था। अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। शांति हिचकियां भरकर रोने लगी। धन्यवाद दोस्तों।